30 नवंबर। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? वंडरफुल वंडरफुल। अभी जब कार्डियक कंप्रेशन ट्रेनिंग चल रही थी तो एक धुन भी चल रहा था। क्या आप में से कोई बता सकता है कौन सी फिल्म का? हाथ रेस करके कौन सी फिल्म का था? पक्का? आइए। आप याद रखें इसलिए आपके लिए, लेकिन गाना भी पड़ेगा थोड़ा बहुत। हाँ, नहीं, इस पे। माफ कीजिएगा, इस टॉर्चर के लिए सर रिस्पॉन्सिबल है, मैं नहीं। मुझे तो गाना नहीं आता। गाना कुछ ऐसा, यादों की बारात निकली आज दिल के द्वारे, इतना ही याद है। काफी। थैंक यू। नहीं सर, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मॉरिशस में एम्बेसडर रह चुके हैं और आयुर्वेद को लेकर आपका स्वागत है। हम यादों की बारात की बात करते करते थोड़ी यादों में चले जाते हैं। आप में से अधिकतर लोग हमसे काफ़ी समय से जुड़े हैं और आपको ये पता है कि हर साल आज का दिन हम किसी न किसी रूप में सेलिब्रेट करते हैं, कुछ नई किताबें रिलीज करते हैं। तो आज से 5 साल पहले 2020 में जब ज़्यादातर लोग पूरे देश के, दुनिया के अपने घरों में छुप के बैठे थे, याद कीजिए, लॉकडाउन चल रहा था, मास्क लगा के निकलते थे, घबरा रहे थे, एक दूसरे से मिलने से डर रहे थे। और उस दिन ऐसे ही एक कार्यक्रम था, अपने से कुछ लोग आए भी थे तब, राजीव दीक्षित जयंती, और तब वैक्सीन आई नहीं थी। कोविड वैक्सीन का कुछ चल रहा था कि आएगा, आया था नहीं। और उस वक्त इसी तरह से मैंने बताया था कि अगर ये आएगा तो लोग मरेंगे, हार्ट अटैक होगा, कार्डियक अरेस्ट होगा और बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। इसीलिए अगर वो आता है तो आपको नहीं लगाना है। बल्कि उस दिन हमने राजीव दीक्षित जयंती मनाते हुए वैक्सीन, कोविड वैक्सीन की अर्थी भी उठाई थी। तो उस दिन हमने ये किताब रिलीज की थी, कोविड-1981 वैक्सीन एंड द वायरस। उतने ही एविडेंस थे। और इस साल हमने ये किताब रिलीज की, वैक्सीनेटेड टू डेथ। मतलब भंडार है, सागर है एविडेंस का कि किस प्रकार कोविड वैक्सीन को बनाते वक्त भी ये प्लान किया गया कि लोग किस तरह से मारना है। सारे सबूत इसके अंदर है। तो आज भी जो हम बात करेंगे, सबूतों की बात करेंगे, अपनी यादों की बात करेंगे, पुरानी यादों में जाएंगे। अभी 5 साल पुराने यादों में गए, हम 50 साल पुरानी यादों में जाने की बात कर रहे हैं। याद कीजिए, आज से 50 साल पहले ये मूवी भी आई थी सर। कब आई थी? 1973 में आई थी, जिस साल मैं पैदा हुआ था। तो आप में से वो लोग जो इस बात को रिलेट करते हैं, मेरी उम्र के लोग, याद कीजिए, उस वक्त ऑटिज्म, जो कि आज का मुख्य सब्जेक्ट है, ऑटिज्म का नाम और निशान ही नहीं था। एब्सोल्युटली नील, शून्य था, 0। ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, बिल्कुल शून्य, था ही नहीं। डायबिटीज टाइप 1 था ही नहीं। चश्मा कितने लोग पहनते थे तब स्कूल में? याद कीजिए। मेरे स्कूल में, पूरे स्कूल में एक ही बच्चा पहनता था, क्योंकि एक पहनता था, उसका नाम भी याद है, अखिलेश नाम था, पतला सा लड़का था, क्लास 3rd में। तो क्यों याद है? क्योंकि वो एक ही था ऐसा, उसका नाम ही था चश्मू, क्योंकि वो एक ही था, इकलौता था। आज की तारीख में अगर आप बात करें, आप किसी भी स्कूल में जाएंगे, हर तीसरे बच्चे के चश्मे लग रहे हैं, है कि नहीं? हर दूसरे बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम है, एवरी सेकंड चाइल्ड।
हर चौथे बच्चे को इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, एवरी फोर्थ चाइल्ड। हर 10वें बच्चे को 1 in 10 ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो इवन 2000 से पहले भी बहुत रेयर था। हर 100 में से एक बच्चे को ऑटिज्म है। ऑटिज्म का सिंपल मतलब ये कि वो बच्चों को जिंदगी भर माँ बाप पे ही निर्भर रहना पड़ता है, अपना कोई काम खुद से नहीं कर सकते। अक्सर ब्रश करना, कपड़े पहनना, कुछ मांगना, टाइम पे सोना, बेसिक काम है, या बोलना फॉर दैट मैटर नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें उस वक्त शून्य थी, बिल्कुल शून्य थी। कोई बोलेगा नहीं उस वक्त डायग्नोस नहीं होता था, अब तो हो रहा है ना। 50 साल का कोई अगर उस वक्त ऑटिज्म का पेशेंट होता, चलो तब नहीं हो रहा था, अब तो हो रहा है। क्या आप दिखा सकते हैं ये 50 साल वाला है, ये इसको ऑटिज्म है? क्योंकि ये तो माना ही जाता है ना कि वो कभी ठीक नहीं होगा। फिर तो आज भी अगर जिंदा है तो आज भी आप दिखा सकते हैं, ऐसे एक भी दिखा सकता है कोई? डायबिटीज टाइप 1 50 साल वाला कोई एक इंसान दिखा सकता है ही नहीं। ADHD का कोई एक इंसान 50 साल वाला, 40 साल वाला है ही नहीं, क्योंकि तब था नहीं, अब है। और ये बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। जितनी तेजी से आप सोच नहीं सकते उससे ज्यादा तेजी से बढ़ता है। जितनी तेजी से ये बढ़ रहा है उतनी तेजी से उसकी इंडस्ट्री बढ़ रही है। ऑटिज्म इंडस्ट्री 8 लाख करोड़ का पिछले साल का उसका टर्नओवर था, 8 लाख करोड़, और 2030 तक वो दुगना होने का पूरे उसके प्रोजेक्शंस हैं। तो वो कैसे हम रोकें? पहली बात तो ये हुआ क्यों, इसको समझने की कोशिश करते हैं सिंपल भाषा में। और समझाने के लिए आप में से कोई ऐसे हैं जो 1960s में पैदा हुआ हो, 1950s में पैदा हुआ हो? आप हैं बोले सर, आइए। कोई ऐसा है जो 2000 के बाद पैदा हो, 2000 के आसपास पैदा हो, 1990s 2000? आप हैं? आइए, खेल खेलते हैं। सर खेल तो नीचे से खेलना पड़ेगा, यहाँ से, हाँ आपको उधर आना पड़ेगा। ये खेल कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे। और 1990 वाला कौन है? आप हैं? आप इधर 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 इधर, यू विल बी हियर भैया। आप इधर सर, भाई आप इधर। ये नाचते रहते हैं, फ्रेम में आओगे फिर आप। ये सर इसको एम करना है, और ये डार्ट है, और कोशिश करने की ये जो स्ट्रक्चर बना है, जो भी बना है, इसमें आपको मारना है। आप में से एक दो और भी आ सकते हैं इनकी हेल्प करने के लिए। आइए आइए आइए, इसको इस स्ट्रक्चर में उधर खड़े होकर डालना है, बीच में आना चाहिए, कोशिश करनी है। और भी कोई एक दो? आइए आइए। भाई 1990 के बाद पैदा हुए, मान लेते हैं, ओ भाई जी, ठीक है ना? अगर आप और बड़े बाजार उधर ले लो ना फिर आप। 1990 के बाद मान लेते हैं, ठीक है ना? ठीक है, ये मेरी बेटी का टिफिन बॉक्स, आज छुट्टी है तो ये टिफिन बॉक्स ले आया मैं। अच्छा, देख रही है उधर से। अच्छा, तो अब ये स्ट्रक्चर के बीच में मारना है, और सर आप भी मारिए, 2 मार लिए, 3, तीनों स्ट्रक्चर के अंदर। एक और ट्राई और नहीं है, ये नहीं है ना? अच्छा, लगे अंदर है, ये दोबारा, ये गिर गया। एक, यस, स्टार्ट, देते जाओ। इसके आगे का वो निकाल दो, नोक का ये हटा दो, पन्नी हटा दो। हाँ, पन्नी हटा दो। अभिषेक आप पन्नी हटा दो। हाँ, ओके, वेरी गुड। थोड़ा बहुत आसपास जा रहा है, भैया पीछे आ जाओ भैया। ठीक है। भाई जी आप इधर आ जाओ। हाँ, नहीं चलिए, यार, आपका हेड इसको पन्नी आएगा, हटाइए। बार बार डॉक्टर साहब इधर उधर जाएंगे ना, आप इधर आ राइट, यस, एक रह गया। आप और से देखिए ये क्या कर रहे हैं, ठीक है? यू कैन टेक योर सीट, ठीक है सर। आपने दोनों का रिजल्ट देखा, इनको बोल दो आप। इन्होंने कोशिश की, और अरे इसको ठीक उल्टा कर लगाया, ठीक से रहो। अरे ठीक करो इसको। तो
2000 के आसपास जो पैदा हुए उन्होंने भी ठीक ठाक खेला, कुछ स्ट्रक्चर के बाहर गए, कुछ नीचे गए, कुछ ऊपर गए, कुछ और ऊपर गए, और जो 1960s के आसपास पैदा हुए उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया, और लगभग यहाँ भी कुछ समझ आ रही है स्ट्रक्चर किस चीज का है। तो 1970 की बात, जब मैं पैदा हुआ था, 3-4 ही डार्ट गेम समाज हमारे साथ बस इतना ही खेला। आज की तारीख में 30-40 वैक्सीन लगते हैं इस तरह से। दिस इज 1970, दिस इज 1925, राइट। तो ये आने वाले दिनों में और बढ़ने वाला है। आप देख भी रहे हैं कि कुछ तो बाहर रहे, कुछ अंदर लगे, कुछ कहाँ लगे, कुछ कहीं लगे, तो कहीं ना कहीं। तो ऐसा बॉडी का एक भी ऑर्गन नहीं जो प्रभावित नहीं होगा। हर एक को ऑटिज्म नहीं हो जाएगा, हर एक को ADHD नहीं हो जाएगा, लेकिन हर एक को कुछ ना कुछ होगा, हर बच्चे को कुछ ना कुछ होगा, ये पक्का है। आज की तारीख में अगर आप देखें, आप ढूंढ के दिखाइए एक हेल्थी बच्चा जिसमें कुछ भी नहीं है, दांतों की प्रॉब्लम नहीं है, चश्मा नहीं लगा, डायबिटीज टाइप 1 नहीं है, हाइपर एक्टिव नहीं है, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर नहीं है, स्किन डिसऑर्डर नहीं, दिखाइए। अगर आप दिखाएंगे तो मैं ये दिखा दूंगा कि वो अनवैक्सीनेटेड चाइल्ड होगा, नो वैक्सीन एट ऑल। आज भी हमारे देश में, पूरे दुनिया में 10% ऐसे बच्चे हैं जिनको वैक्सीन किसी न किसी वजह से नहीं लगाई जाती, या तो वो छूट जाते हैं, या उनको पहले से ही पता है। मेरी बेटी यहीं बैठी है, जब हॉस्पिटल में पैदा हुई पहले ही बता दिया था कि भाई, सबको बता दिया था कोई वैक्सीन नहीं लगेगा, लेकिन मेरी सास से छीन के ले गई, नर्स एक लगा दिया। वो एक के अलावा मेरी बेटी को पता नहीं चुपना क्या होता है, शी डजंट नो। तो मैं उदाहरण ये देना चाहता हूं कि जरा देखिए क्या हालत है। तो जब भी आप अपने बच्चे को, इस वक्त ऑनलाइन जो लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं उनसे भी जुड़ना चाहता हूं, जूम के माध्यम से जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं, फेसबुक से जुड़े हैं, करीब 25 चैनल से लोग जुड़े हैं, जूम से जुड़े हैं, करीब हमारे 5000 इस वक्त ऑटिज्म के पेशेंट्स हैं, 5000, लेकिन जूम की लिमिट 1000 की है, तो वो सारे जुड़े हैं। तो जो लोग जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, वो लोग जो इस ऑटिज्म को खेल को समझ चुके हैं और इससे बाहर निकल चुके हैं, उनको मैं यहाँ स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। कुछ लोग यहाँ पे हैं कि हमारे पेशेंट, तो उनको भी हम मिलाएंगे। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बात जो आपको समझनी पड़ेगी, जितना ज्यादा ये डार्ट गेम खेलेंगे अपने बच्चे के साथ, बच्चा क्या है, बच्चा इस फुटबॉल की तरह है। फुटबॉल की अपनी मर्जी नहीं है कुछ, वो गोल करेगा या ग्राउंड से बाहर जाएगा या वहीं रहेगा। फुटबॉल तो आ गया, अब वो कहां जाएगा वो फुटबॉल के बस में नहीं है। बच्चा भी ऐसे ही है। एक बीज आपके हाथ में है, अब ये बीज का क्या होने वाला है, वो पेड़ बनेगा या यूं ही मर जाएगा, ये बीज के ऊपर नहीं है। बीज कितना भी उपजाऊ क्यों ना हो, वो निर्भर करता है वो जिसके हाथ में है। आप उस बीज को लेके क्या करने वाले हैं, पत्थर के ऊपर छोड़ देंगे तो वो खिलेगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं। वही बीज को ठीक जगह पे मिट्टी में उपजाऊ जगह जगह वही पेड़ बन जाएगा। एक बच्चा तो बीज है, दुनिया में आ गया है, उसके बस में नहीं है कि वो मना करे मुझे नहीं लगवाना वैक्सीन, वो तो आपको समझना पड़ेगा ना। ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। जो लोग ये सोचते हैं या जिनको ये बताया गया है इसके तो बहुत सारे फायदे हैं, तो बताया गया है, दिखाया गया है क्या, बताई हुई चीजें उस पर बिलीव करेंगे, दिखाई हुई चीजों पर बिलीव करेंगे। जो लिखित में हो, जो एविडेंस बेस्ड हो, जो प्रूवन हो, जो कहीं पे उपलब्ध हो। तो आगे बढ़ने से पहले दो तरह के लोग हैं यहाँ पे। एक तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों को ऑलरेडी लगा चुके हैं। जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, आई डोंट मीन ओनली दिस ऑडियंस, मैं तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं सबको बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो अधिकतर हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो हमारे स्टूडेंट जिन्होंने CIM का कोर्स फिनिश किया पिछला बैच, सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड मेडिसिन, हमारे स्टूडेंट जिन्होंने CNTP का कोर्स फिनिश किया, राइट, सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर, सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल
ये कोर्स फिनिश किया। तो आप सबको तो काफ़ी सारा कुछ आइडिया है, लेकिन एक जो एक्सपीरियंस जो आपको नहीं है कि ऐसे पेशेंट्स, ऐसे बच्चे, माँ बाप तो यही सोचते हैं कि डॉक्टर ने जो बोला वो ठीक ही बोला होगा, चलो लगा देते हैं। तो होता क्या है, अगर मैं अपने यादों में जाता हूँ तो जब जो पेरेंट्स हैं वो लोग रिलेट कर पाएंगे आसानी से कि जब आपका बच्चा पैदा हुआ होगा, जब मेरा बच्चा पहली बार मैंने देखा तो आई कांटेक्ट बना, वो एक बहुत बड़ी खुशी थी। फिर मैंने अपनी उंगली आगे बढ़ाई, उंगली पकड़ लिया, तो एक मेमोरी, एक खुशी बन गई, राइट। फिर इस तरह से रेस्पॉन्स देना शुरू किया, 2-3 महीने में कुछ ना कुछ शब्द बोलने लगे। तो धीरे धीरे हम सब ने, पेरेंट्स ने अपने बच्चे को डेवलप होते हुए देखा। फिर शुरू में कब सोएगी, कब उठेगी, कुछ पता नहीं था, कब रोएगी, कब पॉटी करेगी, कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे देखना शुरू किया कि उसे सोने का समय निर्धारित हो गया, उठने का समय निर्धारित हो गया। फिर 5-6 महीने बीते तो 2-4 शब्द बोलने भी लगी, रेस्पॉन्स करने लगी। जब उसका नाम पुकारे तो भी रेस्पॉन्स करने लगी। तो ये छोटी छोटी बातें हम में से हर पेरेंट्स ने अपने बच्चे के साथ जिया है, होते हुए देखा, डेवलप होते हुए देखा है ना, राइट। वो खुशियां देखी है। बट कुछ पेरेंट्स वो अनफॉर्चुनेट रहे कि 1.5 साल की उम्र तक आते आते अपने बच्चे को देखा बोलते हुए, रेस्पॉन्ड करते हुए, राइट, चीजें मांगते हुए, अपने हाथ से ब्रश करने की कोशिश करते हुए, अपने नाम पुकारने पे रेस्पॉन्ड करते हुए, आई कांटेक्ट बनाते हुए। लेकिन उसके बाद जैसे जैसा ये खेल चलता रहा, उन पेरेंट्स ने देखा वो जो रेस्पॉन्स था एक ही करके बंद होने लगा। फर्स्ट द चाइल्ड लॉस्ट द आई कांटेक्ट। उसके बाद नाम पुकारो तो बोलेगा नहीं। उसके बाद सोने की टाइमिंग, उठने की टाइमिंग उसकी सब गड़बड़ हो गया। कब सोएगा, कब उठेगा। दोबारा से ऐसा लगा कि जैसे कि वो बच्चा वापस जा रहा है आंखों के सामने, राइट। तो यहाँ पे मुख्य बात जो हमें समझनी होगी, इसी को बोलते हैं ऑटिज्म। कि जो डेवलपमेंट होता हुआ देख रहे थे, वो अचानक वो डेवलपमेंट फेड होते हुए आंखों के सामने, और डॉक्टर पास जाए, पहले तो बच्चा बोल रहा था, पहले तो बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा था, उसका नाम पुकारने पे, राइट, उसे अगर बोले अक्षित तो वो सुन रहा था। करना है हमारे पास भी अक्षित को देने के लिए है, वो ऑनर अक्षित, ये आपके लिए भी। आप ऑल टुगेदर चेन्नई से आई, और मकसद ये था कि पिछले 2 महीने या उससे जो डेवलपमेंट हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ, जो आपके सामने है, और जिसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे, और वो आप तक शेयर करने के लिए, एक होप देने के लिए ऑटिज्म। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब थैंक यू। क्या हुआ? अक्षित की जर्नी कंप्लीट, लेकिन शुरू हो गई, आवाज आने लगी है, बोलने लगा है। पहले क्या था, बिल्कुल पहले क्या था वो तो आपने देखा था, राइट। छोटे बच्चे में तो वो बोलता था, नॉर्मल था। और बड़ा सिंपल, इसको दबाना, इसको दबा के घुमा देना, निकल। हमसे मिलने से पहले 29 अगस्त ये व्हाइट निशान है को अक्षित ने हमारा कैन प्रोटोकॉल ज्वाइन किया। कैन प्रोटोकॉल क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। और ज्वाइन करते वक्त उस वक्त जो अक्षित के रेस्टलेसनेस था, स्पीच वाज इकोलाइलिक मतलब अगर आप बोलेंगे आपका नाम क्या है, वो बच्चा बोलेगा आपका नाम क्या है। आप कहाँ जा रहे हैं, बच्चा बोलेगा आप कहाँ जा रहे हैं। लेकिन वो आपने देखा वो बिल्कुल खत्म हो गया। सवाल का जवाब देना होता है, सवाल को दोबारा रिपीट नहीं करना होता है। सो ये एक कॉमन सिम्टम है, राइट। और अब नए शब्द बोलना कोशिश करता है, हम्बल हो गया है, एक जगह खड़ा रह सकता है, रेस्टलेस नहीं है, एग्रेसिवनेस जो पहले था वो अब नहीं है, कम हो गया है। तो ये सारे पहले अक्षित स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जाता था। याद रखिए ये जो सारे थेरेपीज हैं, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, ये एंगेज करने वाली बात है, मतलब इन्हें फंसा के रखो। और हर महीने 25 से 50 हज़ार रुपये पेरेंट के जाते हैं, समय तो जाता ही है। क्या कोई डेवलपमेंट, कोई इंप्रूवमेंट होती है? 13 साल का है अक्षित और 13 साल से यही कर रहे हैं। 13 साल में से पहले 2 साल छोड़ भी दें, राइट, कोई भी डेवलपमेंट होनी होती तो हो चुका होता। और कैन प्रोटोकॉल में अक्षित ने क्या किया वो हम देखने की कोशिश करते हैं। और
नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। ये है कैन प्रोटोकॉल, इसको आपको समझना पड़ेगा। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, चाहे यहाँ सुन रहे हैं, चाहे बाहर सुन रहे हैं, चाहे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो भी ऑटिज्म और एडीएचडी के हमारे पेशेंट हैं, वो घर बैठ के उन्होंने यही किया जो अभी आप देख रहे हैं। ये परसेंटेज वाइज है। नीम थेरेपी किया, अक्षित के केस में 100% कर पाए। 100% मतलब कि कभी भी नहीं छोड़ा। नीम थेरेपी मतलब नीम बच्चे को खिलाना। सोच के लगता है बच्चा तो खाएगा नहीं नीम। हमारे शायद ही कोई बच्चा होगा जो नीम नहीं खाता होगा, आराम से खा लेते हैं, बड़े नहीं खाएंगे। बच्चे ले लेते हैं, बिटर है, कड़वा है, खा लेते हैं 100%। कितना? जैसे अक्षित का वजन लगभग 35 kg है या 40 kg है, तो 4 ग्राम रोज 1 चम्मच पानी में घोल के, राइट। उसके बाद 8 बजे के बाद डिनर नहीं करना, उससे पहले डिनर करना है। प्रोबायोटिक ड्रिंक रोज पीना, दिन में 1 बार या 2 बार। प्रोबायोटिक ड्रिंक क्या है? कई सारे रेसिपीज हैं जो आपको आज जो किताब रिलीज होगी उस किताब के माध्यम से मिल जाएगा। और बनाना है घर पे। कोकोनट इंटेक, कोकोनट इंटेक कितना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। और कोकोनट इंटेक क्यों, कैसे? देखिए, जितने सारे फल है उसमें सबसे ज्यादा फैट अगर होता है अमंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, दैट इज कोकोनट। 1/3 फैट ही है ये 90 ग्राम का है, तो 30 ग्राम ये फैट है। और एक बच्चे को हर दिन करीब 40 ग्राम फैट तो हमें देना ही है, तो 40 ग्राम में से 30 ग्राम इससे मिल जाएगा, यानी कि रोज इतना टुकड़ा खाना है। लेकिन इतना टुकड़ा खाएंगे कैसे? उसके कई सारे रेसिपीज हैं, हमारी टीम रेसिपीज बनाती है जो बच्चा खा ले। पेरेंट्स को सिखाते हैं, उनकी मम्मी को सिखाते हैं ऑनलाइन, और फिर बच्चा खा लेता है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा पैलेटेबल होता है। तो दैट इज हाउ इट इज। सनलाइट एक्सपोजर, डिटेल में जाएंगे। DIP, डाइट, 0 वोल्ट थेरेपी, तो यही किया। इसके डिटेल में अगर जाना चाहते हैं तो ये किताब आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको आज की ट्रेनिंग में बता ही रहा हूँ। तो इस प्रकार अक्षित की डेवलपमेंट हुई। जो अभी आप देख रहे थे, अभी संपूर्ण ठीक नहीं है, लेकिन पहले कैसा था अगर आप देखना चाहते हैं। तो ये कुछ 29 अगस्त से पहले की वीडियो, जस्ट पहले की वीडियो है। तो अब आप कंपेयर कर पा रहे होंगे, छोटे में जस्ट नॉर्मल 29 अगस्त से पहले ये सिचुएशन और आज की सिचुएशन आपके सामने है, राइट। तो इससे आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से व्हाट इज ऑटिज्म, उसमें होता क्या है। वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल द चाइल्ड। ये समझना पड़ेगा आपको। तो खैर, ये समझना थोड़ा कठिन है, ये कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ी सी फिल्मी मदद लेनी पड़ेगी। वो मूवी कौन सी थी आपने बताया था? यादों की बारात। देखिए आपने से किसी ने, जिन्होंने ये मूवी देखी है उनको आगे की कहानी समझ आने वाली है, और जिन्होंने मूवी नहीं देखी है वो मूवी अभी देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो आज ये सब्जेक्ट आपको समझ आ जाए, ना केवल समझ आ जाए, आप घर में भी कर पाए। इट इज नॉट जस्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑटिज्म एंड ADHD, इट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ इलनेस। आप देखेंगे ले देखे, चाहे वो फिजिकल इलनेस हो या ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन ये मामला इतना कॉम्प्लेक्स है या कॉम्प्लेक्स बना दिया गया कि उसे समझना सीधे वो भी इतने कम टाइम में थोड़ा मुश्किल है। तो हम सहारा लेंगे यादों की बारात का। तो जिन्होंने, काफी लोगों ने नहीं देखी, तो मूवी देख लेते हैं। 1 मिनट में मूवी की कहानी से समझ जाएंगे, और फिर देन यू विल बी एबल टू कनेक्ट कि किस तरह से आपको डायग्नोज करना है, किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, कब बदलाव एकदम से आ सकता है। कई सारे सवाल आपके क्लियर होने लगेंगे होपफुली। तो खैर, थोड़ा सा 1 मिनट का यादों की बारात में चलते हैं, फिर कहानी उससे आगे हम लेके चलेंगे। मैं एक बात बता दूं, इनको HHH जेनेटिक डिसऑर्डर का डायग्नोसिस मिला है। तो एक बहुत बड़ा जेनेटिक डिसऑर्डर है, और उसमें भी इनको 2 महीने के अंदर अंदर पूरी राहत मिल गई है। हाँ, इसका AAA सिंड्रोम जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, तो डॉक्टर ने बताया कि ये तो लाइफ टाइम आपका ठीक ही नहीं होगा। और अब इस समय स्थिति ये है कि मुझे ये लगता है अगर सर से मेरी मुलाकात 4-5 साल पहले और हो गई होती, आज मेरा बच्चा 100% हो गया होता।
अगर सर अब 2 महीने में आपने जो जादू किया है सर, इसमें बहुत चीज इंप्रूवमेंट आ गए हैं। सब कुछ समझती है, सब कुछ बोलती है, और हम बता नहीं सकते आपको थैंक यू, मतलब कुछ कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास सर। तो आपने आशी का उदाहरण देखा, आशी आपके सामने है। बचपन की जो आशी की वीडियो वो देखी, और आशी के अगर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। आशी का ये जो फॉलो किया, आशी आपने 93% फॉलो किया, जिसमें ड्रिंक और नारियल शायद आपका फेवरेट है, ये 100% फॉलो किया। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आशी के सारे रिपोर्ट्स अगर आपको देखने हैं, जैसे मैंने बताया, wishloop.com/13/25 रिपोर्ट्स में जाके देख सकते हैं। और पहले फिट्स नहीं पढ़ते थे आशी को, आप पढ़ते हैं फिट्स? अब नहीं पढ़ता। पहले फिट्स पढ़ते थे। याद रखिए, ऑटिज्म के बच्चों को, ADHD के बच्चों को बहुत फ्रीक्वेंटली फिट्स पढ़ते हैं, वो भी एक सिम्टम्स होते हैं। लेकिन अब आशी को, जैसा उनके पेरेंट्स ने बताया, फिट्स खत्म हो गए और अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। ये सारी दवाइयाँ बंद हो गई। हाँ, सब दवाई बंद हो गई। सारी जो बिहेवियर थेरेपी थी, दवाइयाँ थी, सप्लीमेंट थी, वो बंद हो गई। और आशी अभी सिर्फ कैन प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है। कैन प्रोटोकॉल क्या है वो आपने अभी देखा, राइट? तो और आज आशी आप सबके बीच में है, और ये वीडियो भी आपने देखा। ये मैनपुरी यूपी से आशी है। तो आशी के लिए एक छोटा सा मेमोरी कि आपने यहाँ तक आने के आए। थैंक यू, थैंक यू। कहानी थोड़ी आप 12 साल की आशीष से मिले, अब 12 साल की हो, 11.5 साल, लगभग 12 साल, चलो 6 महीने बाद 12 साल हो जाएंगे। आनंदिता से आप मिल रहे हैं। आनंदिता का हेमब्रेम, आप वेस्ट बंगाल से आए हैं, झारग्राम से आए हैं, झारग्राम से माइक। तो आनंदिता का इलाज पहले एम्स भुवनेश्वर में चला, SSKM हॉस्पिटल कोलकाता में चला, और आनंदिता की हालत क्या क्या हो गई और अब क्या हुआ, ये कहानी आप हैं शुभंकर दास। जब वो सारे हॉस्पिटल्स में, देश के सबसे बड़े हॉस्पिटल में रिजल्ट नहीं मिला, तो ये शुभंकर दास, इधर आइए थोड़ा, इस तरफ आइए। आपका ये डॉक्टर BRC क्लिनिक आप देख रहे हैं, वेरी वेरी स्मॉल क्लिनिक, कहाँ तो वो बड़ा हॉस्पिटल, और जब वहाँ हालत बद से बदतर हो गई, तो शुभंकर दास का ये क्लिनिक है। और पहले तो पेरेंट बताएंगे थोड़ा सा कि आनंदिता की दिक्कत क्या थी, क्या क्या हुआ। पैरालिसिस हो गया, आंखों में डबल दिखने लगा, और उसके बाद ठीक कैसे हुए। यस, आप बताएंगे थोड़ा सा हिस्ट्री थोड़ा सा। ये मेरी बड़ी बेटी है, क्लास 6 में पढ़ती है, साइकिल से स्कूल जाते हैं। लेकिन ये स्कूल जाते जाते देखूंगा, देखते कहाँ लगता है, जहाँ पे लगेगा समझ लीजिए वहीं ट्यूमर हो गया आपके, तो आपको बात थोड़ी समझ आएगी। नहीं तो लग रहा है कुछ लोग सो रहे हैं। कहाँ लगा वो भी ध्यान दीजिए, कहाँ लगा? अच्छा, ऊपर। तो जब मैं इसको फेंक रहा हूं, तो आप देख रहे हैं कि ये बॉडी, ये कहीं ना कहीं तो लगेगा, या तो कैच कर लेंगे आइदर, और इट विल बी सम पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट? यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, सिर पे लग गया, राइट, सॉरी, तो कहीं ना कहीं लग रहा है। तो ट्यूमर किसी ने अंदर डाला नहीं है, आपके बॉडी में पैदा हो गया। जो चीज बॉडी में पैदा हो सकती है, बॉडी उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। वेरी वेरी सिंपल। तो बॉडी ने बनाया, लेट द बॉडी डिसॉल्व। जिन चीजों से ट्यूमर को खुराक मिलती है, वो खुराक देना बंद कर दो, इट हैज टू डाई इट्स ओन डेथ, उसको मरना तय है। कोई भी इंसान, कोई भी जानवर, कोई भी पेड़ पौधा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसका खुराक उसको नहीं देंगे, वो बड़ा रह नहीं सकता, जिंदा नहीं रह सकता।
ठीक उसी तरह से अनंतता के लिए डाइटिशियन शुभांकर ने यही किया कि ट्यूमर के खुराक को बंद कर दिया। कैसे बंद कर दिया? सबसे पहले तो अनंतता का जो डिनर है शाम को 6 बजे तक। याद रखिए, आपका ट्यूमर कब खाना खाता है? सनसेट के बाद। तो आप सनसेट के बाद खाना ही मत खाइए, उससे पहले खा लीजिए। तो जब खाना मिलना बंद हो जाएगा तो ट्यूमर बढ़ेगा नहीं। इट हैज टू स्टार्ट डिसॉल्विंग। ट्यूमर की जो फेवरेट फूड है वो अनंतता को दिया ही नहीं, एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन कहां से मिलेगा? जानवरों से मिलेगा ना। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनको एनिमल प्रोटीन कहां से मिलेगा? डेयरी प्रोडक्ट से मिलेगा। तो जिन जिन चीजों से ट्यूमर को खुराक मिलती है, जिन जिन परिस्थितियों से, वो सारा बंद कर दिया। और चालू क्या कर दिया? इसका ठीक उल्टा। जिन जिन चीजों से ट्यूमर को नफरत है वो सब चालू कर दिया। उनमें से एक है ग्राउंडिंग, धरती पे चलना, राइट? जो कि आपने देखा कि दोनों केसेस, आशी का केस, आनंद का केस एग्जैक्ट ऑपोजिट था। हम ऑटिज्म की बात कर रहे थे, अब ब्रेन ट्यूमर की बात कर रहे हैं, और अब हम ट्यूमर की ही बात कर रहे हैं। सोचने में आपको ये लगेगा कि ये ब्रेन ट्यूमर, ये ब्रेस्ट में ट्यूमर, या किडनी में ट्यूमर, वो ऑटिज्म, वो एडीएचडी, ये सब अलग अलग चीजें हैं, ऐसा लगेगा आपको। जबकि अगर ध्यान से देखें तो अलग अलग नहीं है, करना वही है, एग्जैक्टली वही। ये जो इन्होंने किया, ये हमारे डाइटिशियन के पास ना जाके भी कर सकते हैं, तब भी यही रिजल्ट आता है। बाकी जो पेशेंट्स हैं, इन सारे पेशेंट से मैं पहली बार मिल रहा हूँ, आई मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मैसेज बड़ा क्लियर है, बड़ा साफ है कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी आसान से आसान तरीके से घर बैठे ही ठीक हो सकती। और थैंक यू। और हमने ऐसा ही किया पिछले 3 महीनों में। जब हमने कैन प्रोटोकॉल स्टार्ट किया, कैन प्रोटोकॉल में इस वक्त 5000 पेरेंट जुड़े हैं और ऑनलाइन जुड़े हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, और उनमें से 1000 बच्चों का, आप मत कंट्रोल करो, 1001 बच्चे जो ऑटिज्म के और एडीएचडी के थे या हैं, जो कैन प्रोटोकॉल से जुड़े हैं, अगर वो 26 दिन तक कैन प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। इस पे हमने ऑब्जर्वेशन स्टडी की, और ऑब्जर्वेशन स्टडी में करीब 1001 बच्चे, और ज्यादातर बच्चे भारत के 889, ऑस्ट्रेलिया के 22, यूएस के 21, कनाडा के 14, यूएई के 12, ऐसे देशों के नाम लिखे, लगभग 20 देशों के 1001 बच्चे, राइट? सब हम कनेक्टेड थे और सारे कैन प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे। अब जब उन्होंने फॉलो किया तो नतीजा क्या आया? ये आप डबल क्यों चला रहे हो? भारत में ऐसा शायद ही कोई राज्य होगा जहां से हमारे पास पेशेंट नहीं होंगे। ये हर प्रांत के पेशेंट हमने यहाँ डाल दिया है, आप देख सकते हैं इसको। जो लोग कैन प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं उनमें से 1001 बच्चे, राइट? इस तरह से इसका डिवीजन है। तो इसमें फीमेल 22%, 78% मेल है। ये आप देखेंगे कि ऑटिज्म में यही देखते हैं कि लड़कों में ज्यादा होता है, 3-4 गुना ज्यादा, लड़कियों में कम होता है। हमारे पास भी यही रेशियो है, इस ऑब्जर्वेशन स्टडी में भी यही रेशियो है। खैर, इनमें भी आप देखेंगे एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो करीब 85% जो बच्चे हैं हमारे पास वो 10 साल से छोटे वाले हैं, और बाकी जो 15% बच्चे हमारे पास है वो 10 साल से बड़े हुए हैं। क्योंकि आज से 10 साल पहले ये इतना था ही नहीं, 20 साल पहले था ही नहीं, 0। तो 20 साल से ऊपर वाले 2-4 बच्चे ही हमारे पास। तो आप इससे समझ जा रहे होंगे कि भाई जैसा भी बताया कि डॉक्टर ने बताया HHS सिंड्रोम, आशीष के केस में आपने ध्यान दिया कि जेनेटिक डिसऑर्डर था, ऐसा डॉक्टर ने बताया, ऐसा रिपोर्ट में लिखा हुआ है। अगर तो जेनेटिक डिसऑर्डर था तो उनके डैडी को भी तो यही होना चाहिए था, मम्मी को भी यही होना चाहिए था, दादा को भी होना चाहिए था, परदादा को भी होना चाहिए था, किसी न किसी को होना चाहिए था, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जेनेटिक डिसऑर्डर तो है नहीं, बल्कि आप देखेंगे पिछले 10 साल में ही ये बीमारी दिखी है। डिसऑर्डर बोल सकते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोल सकते हैं, राइट? इसीलिए आपको ऑटिज्म एडीएचडी के बच्चे ही दिखेंगे। आज से 10 साल बाद यही वाले लेक्चर करेंगे तो बड़े तब दिख जाएंगे, जैसे बाकी बीमारी में दिखते हैं, दिख जाएंगे, लेकिन अभी तो बच्चे ही मिलेंगे। बिकॉज पिछले 10-20 साल में ही हुआ है जब वैक्सीनेशन
कि जो नंबर ऑफ वैक्सीन है वो कई गुना बढ़ गए हैं और बढ़ भी रहे हैं आगे, आप देख ही रहे हैं। अब इन्होंने जो फॉलो किया वो 1001 बच्चों ने, उसमें सबसे कम 0 वोल्ट थेरेपी को फॉलो किया 59%। सारे बच्चे सब कुछ नहीं कर रहे थे, 59% का मतलब कि पूरी नहीं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, किसी दिन नहीं कर रहे हैं, किसी दिन छोड़ के कर रहे हैं, इस तरह से था। 0 वोल्ट थेरेपी का मतलब सिंपल ये कि घास में चलना, मिट्टी में चलना, धरती से कनेक्ट रहना कम से कम 1 घंटा डेली, इतनी सी बात है, राइट। और साथ में सनलाइट एक्सपोजर भी है, सनलाइट एक्सपोजर 67। सबसे ज्यादा जो बच्चों ने आसानी से फॉलो किया वो है 89% नीम थेरेपी। बच्चों को नीम से कोई तकलीफ नहीं है। जब हमने अपने इन पेरेंट्स को बोला कि भाई बच्चों को नीम देना है, उनको समझ ही नहीं आया बच्चे को देंगे कैसे, तो बच्चों को समझाना ही आपने अभी ठीक से, राइट। समझते समझेंगे तो 26 दिन तक सिर्फ 71% अगर फॉलो किया जाए तो इन बच्चों में क्या प्रभाव आएगा, उसका अगला स्लाइड आप देखेंगे। ये प्राइमरी पैरामीटर्स, यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा व्हाट इज ऑटिज्म, व्हाट इज ADHD। उन बच्चों की सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट आया वो है टो वॉकिंग। टो वॉकिंग गायब होगी। टो वॉकिंग मतलब ऐसे बच्चे फिर ऐसे चलते, टो पे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे, राइट। तो वो सबसे तेजी से खत्म हुई। अगला ऑकवर्ड वॉकिंग, उनके चलने के ढंग से आपको दिख जाएगा कि ये बच्चा थोड़ा एबनॉर्मल है, अजीब है। अगला लिमिटेड आई कांटेक्ट, वो आई टू आई कांटेक्ट नहीं करते, जबकि 26 दिन तक फॉलो करने के बाद ये जो रेड वाला है 54% इंप्रूवमेंट। और ये भी याद रखना पड़ेगा कि हर बच्चे को हर सिम्टम नहीं होते। हमारे पास जो 1001 बच्चे जिनमें ऑब्जर्वेशन स्टडी किया उसमें सिर्फ 62 लिमिटेड आई कॉन्टैक्ट में 88% बच्चों को लिमिटेड आई कॉन्टैक्ट था, नो आई कॉन्टैक्ट था, यानी कि 12% ऐसे ही बच्चे थे जिनके आई कॉन्टैक्ट में कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये समझना पड़ेगा। जबकि टो वॉकिंग की बात करें तो 41% बच्चों को ही टो वॉकिंग की दिक्कत थी, यानी कि करीब 60% ऐसे बच्चे भी थे जिनको टो वॉकिंग की कोई समस्या नहीं थी। तो ऑटिज्म कोई एक बीमारी नहीं है, इनके ढेर सारे सिम्टम्स हैं, कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। उनमें किसी बच्चे को कोई 10 होंगे, किसी बच्चे को कोई 10 होंगे, किसी बच्चे को कोई 10 होंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल हाइपर एक्टिविटी जो अधिकतर बच्चों में पाई जाएगी, जो पेरेंट्स बता भी रहे थे, उनको एक जगह स्थिर रख नहीं सकते। जिस तरह से आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं, यहाँ खड़ा हूं, नहीं रख सकते, रख ही नहीं सकते, 10 सेकंड के लिए भी नहीं रख सकते। और हाइपर एक्टिविटी में देखेंगे तो 84% बच्चों में हाइपर एक्टिविटी थी और उसमें 43% इंप्रूवमेंट देखा गया 26 दिन में। पूरा इंप्रूवमेंट 26 दिन में नहीं हुआ, हम बोलते हैं 3 महीने का प्रोटोकॉल, लेकिन व्हाट इज वट एवर इंप्रूवमेंट। और जब वो 71% फॉलो कर रहे हैं, 100% नहीं फॉलो कर रहे, तब ये रिजल्ट है। तो दीज आर ऑल द प्राइमरी सिम्टम। जैसे डिलेड स्पीच जैसी होनी चाहिए वैसे नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम 73% बच्चों में, उन्हीं में से, जबकि उनमें से करीब 32% बच्चे ऐसे हैं जिनको इंप्रूवमेंट दिख गया ऑन एवरेज 32, मतलब किसी को थोड़ा कम दिखा होगा, किसी को पूरा दिखा होगा, एवरेज निकल के आया, दैट इज 32%। ये समझना पड़ेगा प्राइमरी सिम्टम्स। सेकेंडरी सिम्टम जो है ये सेकेंडरी है, मतलब जो क्लियर कट ऑटिज्म को नहीं डिफाइन करेगा, लेकिन ऑटिज्म के बच्चों में ये चीजें होंगी। जैसे सेल्फ इंजरी, कि अपना सिर दीवार पे मार देना, सेल्फ इंजरी, राइट। जो जिसको देख के हम बोल नहीं सकते कि ऑटिस्टिक है, लेकिन ऑटिज्म के बच्चों में ये बिहेवियर देखेंगे। तो लगभग 46%, आधे बच्चे इस तरह के होते हैं और उनमें इंप्रूवमेंट 61%, मतलब किसी की 100% इंप्रूवमेंट हो गई, पूरा ही ठीक हो गया ये वाला बिहेवियर। किसी बच्चे में 20% ठीक हुआ, तो एवरेज वाला जो है वो एवरेज ही 61%। सिमिलरली अगर आप देखें नॉन ईटेबल थिंग्स, ऐसी चीजें जो खाना नहीं है लेकिन बच्चे खाएंगे, राइट, तो वो करीब 50% बच्चों में ऐसा देखा जाता है, उनमें इंप्रूवमेंट हुआ 56%। तो बोल सकते हैं काफी सारे बच्चों का ये बिहेवियर खत्म हो गया, काफी सारे बच्चों का ये बिहेवियर आधा खत्म हो गया, पूरा नहीं हुआ। पहले बहुत ज्यादा करते थे, अभी कभी कभार करते थे। तो इस तरह से दीज कैन बी कॉल्ड एज ए सेकेंडरी सिम्टम्स। जैसे हाई पेन टॉलरेंस, ऐसे बच्चों को दर्द नहीं होता, जितना दर्द होना चाहिए, कहीं चोट लगे तो उनको उतना दर्द या दर्द महसूस नहीं होगा, कम महसूस होगा।
दर्द कम महसूस होना खतरनाक है, ये आपको पता ही है, डायबिटीज के पेशेंट को पता है। अगर कील चुभ गया आपको पता ही नहीं चला तो ब्लीडिंग होती रहेगी, मतलब हाई टॉलरेंस फॉर पेन। लेकिन जब वो कैन प्रोटोकॉल में आए तो उनका पेन फील होना वो स्टार्ट हो गया, इमोशनल फील होना अपने पेरेंट्स के लिए, अपनों के लिए वो स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से फॉरगेटफुलनेस 76% बच्चों में हमने देखी। ये सारा डेटा जो है पेरेंट्स ने ही भरा है, कैन प्रोटोकॉल से पहले और कैन प्रोटोकॉल के बाद। मतलब 26 दिन किया ऑन एवरेज, किसी ने 15 दिन ही किया, किसी ने हो सकता है 1.5 महीना किया, तो एवरेज 26 दिन आया, राइट। तो इस तरह से आया है। अब पुअर हैंडराइटिंग, 54% बच्चों में पुअर हैंडराइटिंग भी एक समस्या होती है। मेरे में भी है, मेरी हैंडराइटिंग Incoming call from Rykamal identified. कैसा था और अब मानते हैं कि अब नहीं है, राइट। सो अवॉइड सोशल प्ले, बाकी लोगों से घुल मिलना और बच्चों से घुल मिलना, ये ज्यादातर बच्चों में होता है 73%, और उनमें जो इम्प्रूवमेंट है ऑन एवरेज 33%। तो इसे बोल सकते हैं सेकेंडरी। फिर एक होता है टर्जरी। टर्जरी का मतलब कि ऐसे सिम्टम्स जो नॉन ऑटिस्टिक बच्चों को भी हो सकता है, लेकिन इन बच्चों में थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे ऐसे बच्चों में अस्थमा भी ज्यादा होता है। तो जो हमारे पास बच्चे हैं, ये 1000 बच्चे, इनमें से 1/3 बच्चों को अस्थमा भी था, यानी कि 2/3 बच्चों को नहीं भी था। जिन बच्चों को अस्थमा था उन बच्चों ने जब ये किया तो उनमें 83% बच्चों में अस्थमा खत्म हो गया, 83%। तो दैट इज बिग थिंग। अगर आपने ये समझ लिया कि ऑटिज्म को कैसे ठीक करना, तो आपने ये भी समझ लिया कि अस्थमा को कैसे ठीक करना है, इजंट इट? तो बस इस एक चीज को समझेंगे तो सारी चीजें इसी में है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी देखा आपने आशिक के केस में, देखा आपने थोड़ी देर पहले देखा कि सीजर, ऐसे बच्चों में 35% बच्चों में सीजर होते हैं, यानी कि हर तीसरे बच्चे को फिट्स पड़ते हैं रेगुलरली। जैसे वो मुस्तफा आया था, मुस्तफा को फिट्स पड़ते थे पहले, हर 15 दिन, हर थोड़े देर, और फिट्स काफी देर तक पड़ते थे अभी जो, राइट। लेकिन अब फिट्स वगैरह नहीं पड़ते हैं। मुस्तफा आएगा, अभी आया नहीं, वेलकम, राइट। तो लेकिन उसमें 76% ऑन एवरेज फिट्स कम हो गए, खत्म हो गए, यानी कि बहुत सारे बच्चों को सकता है 50% कम हो गया, फ्रीक्वेंसी कम हो गई, ड्यूरेशन कम हो गया, और बहुत सारे बच्चों को सकता है पूरे ही खत्म हो गया। लेकिन जब एवरेज निकालते हैं ना तो फिर इसी तरह से आता है, राइट। और वो दैट इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। जैसे ऐसे बच्चों में माइग्रेन 1/3 बच्चों में पाया गया, माइग्रेन। नॉर्मल बच्चों में माइग्रेन हो सकती है, लेकिन ऐसे बच्चों में माइग्रेन होने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, राइट। तो माइग्रेन में जो रिडक्शन था, 74% रिडक्शन था इन माइग्रेन। सिमिलरली आप देखिए, ब्रीदिंग एबनॉर्मलिटी है, डायरिया है, रेकरेंट फीवर है, जो मेजर प्रॉब्लम है, 66% बच्चे इस तरह के। फीवर सभी को होता है, मेरे बच्चों को भी होता है, लेकिन हम फीवर साल में 1 बार 2 बार 3 बार, उनको हर 15 दिन में, हर महीने, तो फीवर की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। लेकिन अब आफ्टर द कैन प्रोटोकॉल फीवर का जो रिडक्शन हो गया, दैट इज अबाउट 69%। एक्जिमा, स्किन की दिक्कत ज्यादा होती है, और स्किन की दिक्कत में जो गिरावट आई है, दैट कैन बी कॉल्ड एज 66% इंप्रूवमेंट हो गया, गायब हो गया। यानी कि किसी का 100% ठीक हो गया, किसी को हो सकता है 50% ठीक हुआ, एवरेज बता रहा हूं मैं। यानी कि आपने ये समझ लिया तो आपको स्किन की जरूरत भी पता चल गया। इफ यू गेट अ स्किन पेशेंट और उसको आपने कैन प्रोटोकॉल दे दिया, उसका स्किन कैसे ठीक हो जाएगा? वेरी सिंपल, राइट। तो एक तीर से कई निशाने हो गए, है ना। तो दांतों, टीथ ग्राइंडिंग की प्रॉब्लम, जो लगभग आधे बच्चों को दांत चबाना की आदत होती है, और उसमें 61% ऑन एवरेज इंप्रूवमेंट, मतलब वो कम हो गया या खत्म हो गया। काफी में तो खत्म हो गया, काफी में थोड़ा सा कम हुआ, हो सकता है कुछ ऐसे जिनको कुछ नहीं फर्क पड़ा। तो एवरेज में दैट बिकम्स, राइट, टीथ ग्राइंडिंग का 61%। तो ये आप देख रहे हैं, दीज कैन बी कॉल्ड एज टर्शियरी पेरेंटल स्लीप डिस्टर्बेंस। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ऐसे पेरेंट्स को होता है, उन बच्चों का सोने और उठने का टाइम नहीं है, जो कि एक न्यूबॉर्न का होता है, क्योंकि उनका सर्केडियन रिदम ही पूरा बिगड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर लंबी लाइन है 87%, मतलब 87% पेरेंट ने बोला हमारे बच्चे का सबसे बड़ा, सबसे जो इशू है दैट इज स्लीप डिस्टर्बेंस का। अगर उनका सोने और उठने का टाइम ही ना हो, तो याद कीजिए, जब आपका बच्चा 1 साल 2 साल का था या 1.5 कुछ महीने का था, तो
सोने की कोई टाइम नहीं थी, तो हमारी क्या हालत हुई थी। बारी बारी से शिफ्ट में, रात को मैं जग जाता हूँ, दिन में तुम जग जाना, पता नहीं कब सोए और कब उठे, यही चलता था ना। लेकिन आपको पता था कि कुछ महीने की बात है, उसके बाद ऐसी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पेरेंट्स को ये बताया गया ये हमेशा ऐसी ही रहेगी। लेकिन अब जब उन्होंने ये फॉलो किया, उसमें से 63% एवरेज इंप्रूवमेंट, यानी कि एक बच्चे में 63% का इंप्रूवमेंट, यानी कि वो स्लीप पैटर्न पहले से बेटर हो गया है। कुछ का तो 100% बेटर हो गया, कुछ का हो सकता है 50% बेटर हो, लेकिन एवरेज इंप्रूवमेंट इज 63%। तो आप यहाँ पे देखेंगे, डेंटल प्रॉब्लम की बात करें तो ऐसे बच्चों में डेंटल प्रॉब्लम इज अबाउट 56%, 60%, 70%, राइट। और डेंटल इंप्रूव प्रॉब्लम एक नॉर्मल बच्चे में भी आजकल बहुत ज्यादा है, एवरी सेकंड चाइल्ड। और जब उन्होंने कैन प्रोटोकॉल फॉलो किया तो एवरेज इंप्रूवमेंट इज 57%। तो यानी कि अगर आपके पास कोई डेंटल प्रॉब्लम वाला पेशेंट आ गया तो भी आपको यही बोलना है, कैन प्रोटोकॉल जो आप सीखने जा रहे हैं, धीरे धीरे करके आप समझने जा रहे हैं, राइट। तो यही बोलना है, तो उसका डेंटल प्रॉब्लम तो वो खत्म हो जाएगा, किसी का स्लीप डिस्टर्ब वो खत्म हो जाए, किसी को कॉन्स्टिपेशन है वो खत्म हो जाए, किसी को फिट्स पड़ते हैं, किसी को अस्थमा है, किसी को रेकरेंट फीवर है, किसी को डायरिया माइग्रेन रहता है। तो इन सब में द प्रोटोकॉल रिमेंस सेम। तो अगर इसको कंक्लूड करें, नेक्स्ट प्लीज। तो कंक्लूजन ये है कि अगर 26 दिन तक कैन प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए, 70% ही सही, 71% ही सही, 100% फॉलो नहीं भी कर रहे हैं, तो एवरेज इंप्रूवमेंट जो हमने निकाल के देखा, दैट इज 52% इंप्रूवमेंट इन 26 डेज। दैट्स वाई हम बोलते हैं ये 3 महीना करो, तो हम उम्मीद कर सकते हैं 100% हो जाएगा। इस वक्त जिनकी बात मैं बता रहा था 1001, राइट, उनसे मिलना चाहेंगे? जूम पे हैं वो, जूम पे ये सारे आप देखिए, आपके पूरे अलग अलग दुनिया से, देश दुनिया से आगे करते जाइए, ये लाइव आपके साथ जुड़े हैं आज, क्योंकि ये पूरे देश में, दुनिया में कहाँ बसे हैं, बट ये बताना चाह रहे हैं आपको, एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस ट्रैप से बाहर निकलना पॉसिबल है। उन्होंने खुद करके देखा है। और जूम की लिमिट होती है 1000 की, तो इसमें 1000 ही लोग होंगे, उससे अधिक हो नहीं सकती, दैट इज द अपर लिमिट ऑफ द जूम। और जो बातें मैंने आपको बताई, वो सारा डेटा जो हमने पेरेंट्स से लिया, वो इस एंड्राइड में डाल दिया है। तो यानी कि इस मंच के माध्यम से जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, कोई भी मेडिकल एसोसिएशन, कोई भी काउंसिल जो इस डाटा को देखना चाहे, समझना चाहे, ताकि इस चीज को लोगों तक पहुंचाएं, तो ये डेटा भी है, हमारे सारे पेशेंट्स भी हैं और काफी कोई नहीं बैठे, है ना। तो एवरीथिंग इज क्लियर, बिल्कुल पूरा एक क्रिस्टल क्लियर है, वो ब्लैक एंड व्हाइट में है। और अब नेक्स्ट वापस कर सकते हैं, बैक करना पड़ेगा तो लास्ट स्लाइड था ना पिछले। ये जो सारे पेशेंट्स हैं, अभी इस वक्त हमारे पास 5000 पेशेंट्स हैं, तो ये सारे पेशेंट्स का महीने का खर्चा होता है 25,000 से 50,000, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है महीने। लास्ट पार्ट 1 का लास्ट स्लाइड लगा दो। ये जो थेरेपी है, 74% पेरेंट्स ने सारी थेरेपी बंद करा दी, ये मान सकते हैं, राइट। अभी भी कुछ है कि भाई ये भी करते रहे, वो भी करते रहे, लेकिन हमारा क्लियर मैसेज है, इस थेरेपी वगैरह से सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चे का नुकसान होगा। जिस चीज से बच्चे का नुकसान होता हो वो चीज क्यों करना। तो खैर, ये जितनी बातें मैंने बताई और जो उदाहरण आगे देखने जा रहे हैं, और अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि हाँ ये ठीक तो हो सकता है उस पर, लेकिन एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा। और सिर्फ हम बात ऑटिज्म की नहीं कर रहे हैं, ADHD की नहीं कर रहे हैं, बच्चों की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हर तरह की बीमारियों की। जो बीमारी बचपन में बच्चों को हाइपर एक्टिविटी बोलते हैं, राइट, उसी को बड़े को बोल देंगे सिजोफ्रेनिया। यानी कि जो प्रोटोकॉल आप हाइपर एक्टिव बच्चे को दे रहे हैं, वही प्रोटोकॉल सिजोफ्रेनिक बच्चे को, इंसान को देंगे तो उसको भी यू कैन सी ए सिमिलर रिजल्ट। जो ऑटिज्म का बच्चा है, जिनका एक मुख्य है कि वो फॉरगेटफुलनेस है, वो भूल जाता है, वो रिस्पॉन्स नहीं करता है, वो आप बड़े को सेम चीज हो जाए तो बोल देंगे डेमेंशिया।
यानी कि जो चीज आप इस बच्चे को दे रहे हैं वही अगर डिमेंशिया वाले पेशेंट को देंगे, पार्किंसन वाले पेशेंट को देंगे, तो उनमें भी यू कैन एक्सपेक्ट द सिमिलर रिजल्ट। तो बोलने का मतलब यह है कि आप सिर्फ इस एंगल से मत देखें, मत सोचें कि मुझे ऑटिज्म के बच्चों को कैसे ठीक करना, वो समझ में आ रहा है। आपको ओवरऑल समझ आ रहा है कि कोई भी चीज को कैसे ठीक करें, घर बैठे कैसे ठीक करें और मुफ्त में कैसे ठीक करें। ये जो 5000 जिनकी बात कर रहा हूँ, जिनको लाइव है, इनमें से एक भी इंसान, एक भी पेशेंट से एक भी पैसा हमने नहीं लिया। फ्री। और जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि है ही बहुत मामूली चीजें। उनको बताते गए, वो करते गए, रिजल्ट उनके पास आता गया, मेहनत उन्होंने की है, नतीजा भी उनको ही मिल रहा है। दीज आर वेरी वेरी सिंपल थिंग्स। तो खैर, आज इस आपके माध्यम से, जो लोग ऑनलाइन जुड़ने के माध्यम से इस मैसेज को, इस मेथड को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश है राजनीतिक जयंती के दिन। और इस कोशिश को आगे बढ़ाते हुए आज ये बुक रिलीज का टाइम आ गया है। पहले तो बुक रिलीज करते हैं, और ये बुक की कॉपी जो हमारे स्टूडेंट है, आपको भी एप्रोप्रिएट टाइम पे आज ही मिल जाएगा। तो बुक रिलीज के लिए रचना प्लीज कम ऑन द स्टेज। एंड बुक रिलीज के लिए आप हमारे जो गेस्ट हैं उनको स्टेज पे बुलाएं। ये कैन ट्रैकर डायरी है, इसमें हर दिन की ट्रैकिंग लिखनी है, उसका एक फॉर्मेट है, और साथ में एक कोड नंबर भी है। यानी कि उस कोड नंबर से वो जो हमसे जुड़ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इनके पास ये कैन ट्रैकर डायरी भी है, ये किताब भी है, उसके अंदर रेसिपीज भी हैं, पूरा प्रोटोकॉल है, उनके पास पोस्टर है। तो हम उस हिसाब से उनको बताएंगे, और ये टूल किट की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। जो ऑटिज्म के पेशेंट्स हैं, ये बच्चे के लिए, वो पेरेंट्स यूज़ कर सकते हैं। और जबकि इसके अंदर जो प्रोटोकॉल दिए हैं, वो प्रोटोकॉल इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू ऑटिज्म इटसेल्फ। अभी आप देखने जा रहे हैं, हमने जहाँ पे बुक रिलीज के लिए ब्रेक लिया था, वहाँ पे हम बात कर रहे थे ट्यूमर की, वहाँ पे बात कर रहे थे इस बॉल की, ये ट्यूमर की है ना। ये ट्यूमर किसी भी कहीं भी हो सकता है, कहीं भी क्यों ना ट्यूमर हो जाए, तो हर अलग अलग जगह की ट्यूमर के लिए अलग अलग इलाज नहीं है, इलाज तो सेम नहीं है हर जगह का। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। इस बात को समझाने के लिए हम कुछ ऐसे पेशेंट्स को बुलाएंगे जिन्होंने ये बात समझी, अपने ऊपर अप्लाई किया और करके नतीजा लेके आपके सामने आए। मकसद सिर्फ इतना है कि जो भी ये समझाएं, अगर कुछ कोई ऐसा पेशेंट मिल जाए तो उनको आप यही समझा देना जो आप अभी समझने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पेशेंट हैं, कुसुम जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सुशीला बेन पटेल भी हैं, तो वो भी आ जाएं। कुसुम जी आप में से कौन है? कुसुम सवाना। कुसुम जी आप हैं? हाँ, कुसुम सवाना आप है ना। मैं पहली बार मिल रहा हूँ, राइट। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कुसुम जी का पहले जो लंब था वो, और अब ऑलमोस्ट ये खत्म, आफ्टर का ये, राइट। अब ये जर्नी कैसे किया, वहां से यहाँ तक कैसे पहुंचे, राइट, तो ये हम समझेंगे। तो उसके लिए हमारे जो क्लिनिशियन है, प्लीज, ये दीपक कुमार है हमारे साथ, बागपत से हैं। ये आपका क्लिनिक का वीडियो आप देख रहे हैं, कितना मामूली सा, बिल्कुल सिंपल सा, राइट। तो ठीक करने के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल या महंगी फीस या सर्जरी रूम, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक करने के लिए तो कुछ बेसिक बातों का ज्ञान होना जरूरी है। तो आप थोड़ा सा आप बताइए, माइक प्लीज। कि जब आपने क्या किया और कैसे ठीक किया, क्या प्रोटोकॉल था, थोड़ा सा बताइए। माइक तो ऑन कर दो यार। जब ये मेरे पास आई तो ये काफी परेशान थी, क्योंकि इनकी बगल में ट्यूमर तो था ही, और इसे लेके काफी डॉक्टरों और काफी हॉस्पिटल के इन्होंने चक्कर लगाए। 3 महीने तक डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद भी इनका ट्यूमर कम होने तो दूर बढ़ता ही गया।
और जब ये बढ़ता गया तो सभी डॉक्टरों ने बताया कि इसका अब एकमात्र इलाज ऑपरेशन ही है। ये घबरा गई, इन्हें मेरे बारे में पता चला और ये मेरे पास आई। मैंने इन्हें समझाया कि आपकी बीमारी का इलाज आसानी से घर पर ही हो सकता है। इन्होंने मेरी बातों पर विश्वास किया और सर के सारे प्रोटोकॉल को निरंतर फॉलो किया, जिसमें इन्हें रो DIT डाइट, 0 वोल्ट थेरेपी और नीम थेरेपी सबसे महत्वपूर्ण रही इनके लिए, क्योंकि उनका इस्तेमाल हमें पेस्ट बना के बगल में लगाने के लिए भी किया और नीम ऑयल को भी अप्लाई किया दिन में और खाने के लिए भी दिया। तो इससे चमत्कार यह हुआ कि आज ये आपके सामने है। जो इनका हाथ ब्लॉक हो गया था, बिल्कुल सीधा नहीं होता था, ब्रेस्ट में खिंचाव आने लगा था और वो सब इनका ठीक होने लगा। मात्र 19 दिन में इनको 80% रिजल्ट आ गया। ट्यूमर के साथ साथ घुटनों में इनके कटकट की आवाज आती थी, घुटनों में दर्द रहता था और पेट की समस्या, पेट में बहुत ज्यादा समस्या होगी, क्योंकि 3 महीने तक इन्होंने लगातार एलोपैथी की मेडिसिन खाई, जिसके कारण इनका पेट और इनका लीवर में भी भूख लगनी कम हो गई थी इन्हें। तो इन्होंने मात्र 19 दिन में 90% प्रॉब्लम सोल्व होने के बाद इन्होंने इस प्रोटोकॉल को निरंतर आज फॉलो करी है और आज स्थिति ये है कि आज इनके साथ मेरी मम्मी की बगल में गांठ हो गई थी, जिसका हमने काफी दिनों तक इलाज कराया डॉक्टर से। तो डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन खोल दिया था, जिससे मम्मा को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी थी। फिर मेरे पापा मेरे भैया से मिले, तो भैया ने पापा को बताया कि मम्मी की गांठ बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो सकती है। फिर जब हम इन डॉक्टर से मिले तो सर ने हमें डॉक्टर BRC के द्वारा मतलब कुछ देसी नुस्खे करने के लिए बोला, जिससे हमने वो किए, जिसमें नीम का ऑयल था और नीम का पेस्ट बना के वो मम्मी की बगल पे लगाया और फ्रूट्स एंड वेज एंड सैलेड खाए, तो जिससे मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई। मम्मी के जोड़ों में भी दर्द होने लगा था बहुत ज्यादा, और सर मम्मी को वॉमिटिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और हेड प्रॉब्लम और जोड़ों का भी दर्द बहुत ज्यादा था। सर अब मम्मी मेरी बिल्कुल ठीक हो गई है। तो मतलब मैं आपका बहुत ज्यादा दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ सर, आपके द्वारा और इन सर के द्वारा मेरी मम्मी ठीक हो गई। थैंक यू सर। थैंक यू। तो आपने कुसुम की कहानी सुनी कि गांठ अगर बगल में है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, या यही गांठ अगर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, ये सुशीला लेन यहाँ पे है ना, आप आइए, आगे आइए। आपका इलाज वसुंधरा कैंसर हॉस्पिटल चल रहा था, इनकी केस में बगल था, इनकी केस में ब्रेस्ट में, सेम गांठ है, लेकिन अब आपने देखा आनंदिता का वो ब्रेन में था, फिर हम बगल तक पहुंचे, अब ब्रेस्ट में वही गांठ आया, तो क्या इलाज अलग हो जाएगा? लेट्स सी। तो यहाँ पे पहले इलाज चला, बहुत बड़ा हॉस्पिटल आप देख ही रहे हैं, और उसके बाद अल्टीमेटली ये आई डाइटिशियन सुशील ललवानी के साथ के पास। ये सुशील जी हमारे डाइटिशियन यहीं पे हैं, डॉक्टर BRC क्लिनिक के, इनका क्लिनिक आप देख ही रहे हैं। और आगे माइक में इनको देता हूँ, थोड़ा सा पहले आप बताइए, फिर फॉलोड बाय आप बताएंगे। मेरा नाम सुशीला पटेल है, मैं नासिक से आई हूँ। मेरे ब्लड कैंसर है, बगल में भी गांठ है। अभी मेरे को हुए BRC सर को मीडिया देखा हमने, इसके बाद हमने सुनील सर का वीडियो देख के हमें उसका ट्रीटमेंट चालू किया हमने। तो अभी मैंने 3 महीने के बाद मैंने रिपोर्ट किया, मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आया। 15 साल से मेरी BP की दवाई चल रही थी, 3 दिन में मेरी BP भी हो गई अच्छी। अभी कोई दवाई चालू नहीं है मेरी। आप कुछ बताना चाहें? मेरा नाम सुशील है और मेरा BRC क्लिनिक एट होम क्लिनिक नासिक में है, महाराष्ट्र में। और जैसे कि सर हरदम बोलते हैं कि इलाज हो तो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए।
सस्ता होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए और उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए। ये आपके सामने है। इनको पूरे इलाज में 19,000 का खर्चा है, जो कि एक पेट स्कैन के बराबर है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर VRC का, डॉक्टर की टीम का और हमारी जो कोऑर्डिनेटर है प्रीति जंगम उनका। थैंक यू सर। आप यहाँ तक आए और एक इंस्पिरेशन बने, आपको सम्मान करना चाहेंगे। कुसुम आपके लिए। सुशीला जी। थैंक यू। तो हम कहाँ तक पहुंचे? ब्रेन, बगल, ब्रेस्ट। अब अगला स्टेप क्या होगा? पूरे बॉडी में फैल गया। यही होता है ना, राइट? तो इसी तरह से हम अगले उदाहरण को बुलाते हैं, उसके बाद आएगा क्लाइमैक्स। अभी तो चल रहा है कंसेंसस। ये शर्बनी सील है यहाँ पे, प्लीज आए। और जैसे मैंने बताया, सारे रिपोर्ट्स का लिंक मैंने आपको दिया है, दोबारा दे देता हूँ। और उसके बाद फाइनली हुबली में शुभंकर दास के डॉक्टर VRC आई, और आने के बाद आगे की कहानी, पहले की कहानी थोड़ा सा आप बताएं। अगला में নমস্কার, আমি সর্বাণী শীল। আমার মানে আমার ক্যান্সার হয়েছিল। আবার মানে পেটের খুব যন্ত্রণা হতো। তারপরে ডাক্তার ফাক্তার দেখিয়ে কিছুই হলো না। তারপরে এই শুভঙ্কর কাছে গিয়ে একটু ওই সব ওষুধপালা খেয়ে अच्छा ठीक है। तो मैं इनका जो बात है वो मैं आप लोगों को एक्चुअली ये तो आप कि समझ ही सकते हो कि ऐसे तो वो नहीं होता है। एक्चुअली इनका पहले पेट में बहुत दर्द था, स्टूल के साथ ब्लड निकल रही थी। तो इन्होंने पहले मुझको दिखाया। दिखाने के बाद मैंने उसको सारे प्रोटोकॉल समझाया। लेकिन आप भी जानते हो कि अगर आपके पास पैसा हो तो ये सब कुछ नुस्खे वुस्खे वो कोई भी कुछ मानता नहीं, ठीक है। ये लोग चले गए बड़े हॉस्पिटल में। बड़े हॉस्पिटल में जाने के बाद उसका पेट में जो घाव था उसको पहले उसने ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद उसका जो घाव था वो पूरे बॉडी में फैलने शुरू कर दिया। फिर जब उसने बोला कि अब आपको केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी करने पड़ेंगे, फिर इन लोगों ने मेरे पास दूसरे बार आया और कहा कि आप जो भी कहोगे, जो भी खाने के लिए कहोगे मैं खाऊंगा, लेकिन मैं केमोथेरेपी नहीं लूंगा। तो फिर इन लोगों ने सब कुछ मेरा जो प्रोटोकॉल है, जो सर का जो प्रोटोकॉल है, वो सब कुछ मानने लगे। और धीरे धीरे 1-2 महीने के अंदर ही इनका जो भी कुछ दिक्कत था, पेट में जलन, स्टूल से ब्लड निकलना, एवरीथिंग स्टॉप। और अभी इनका जो केस है ये 2023 का है, अभी 26 तो आने वाला है। ये 3 सालों में ये इसका कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम वापस नहीं आया। थैंक यू। और इनके साथ इनके घुटनों में भी बहुत सारी दर्द थी, वो दर्द भी धीरे धीरे सब कुछ करके चला गया। थैंक यू सर। थैंक यू। आप आए और आप एक इंस्पिरेशन बने हम सबके लिए या आपके लिए। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है, ये कोलोन कैंसर की बात कर रही थी। तो मैंने आपको बताया कि ट्यूमर चाहे ब्रेन में हो, चाहे ब्रेस्ट में हो, चाहे बगल में हो या कोलोन में हो, इन सब ने एक ही काम किया,
ये काम बड़ा सिंपल है, जो हमारे बाकी पेशेंट्स ने भी किया कि सुबह सुबह उठ जाओ, नंगे पैर घास में चलो, थोड़ा धूप लगने दो, PIP डाइट लो, प्रोबायोटिक ड्रिंक, जो बुक रिलीज हुई है उसमें है कई सारे प्रोबायोटिक ड्रिंक, शाम को 6-7 बजे तक डिनर फिनिश कर लो। एज सिंपल एज दैट। क्या नहीं करना है वो आप देख रहे हैं इस फुटबॉल में, ये नहीं करना है। ऑटिज्म के बच्चों के लिए हम यही बनाते हैं कि स्टिमुलेंट्स किसी भी तरह का नहीं लेना है, फास्ट फूड नहीं लेना है, किसी भी तरह का एनिमल प्रोटीन एंड ग्लूटेन नहीं लेना है, या फिर किसी भी तरह की कोई दवाई। याद रखिए, पैरासीटामोल लेते हैं फीवर में या बॉडी एक में, तो उससे जो आपके सिम्टम हैं वो और बढ़ने लगते हैं। ऑटिस्टिक सिम्टम है तो वो बढ़ेगा, कैंसर है तो वो बढ़ेगा, अस्थमा है तो वो बढ़ेगा, हर तरह के सिम्टम बढ़ने लगते हैं, एक्चुअली दिक्कत आने लगती है। या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कम करके एटलीस्ट रात को सोते वक्त अपने कमरे में आपका जो वाईफाई है वो ऑफ कर सकते हो, उस कमरे में आप मोबाइल मत रखिए, किसी और कमरे में रख दीजिए चार्ज करने, दूर रखो उससे। जब ये करने लगते हैं यानी कि ये इसको हटाना है और अपने से इसको जोड़ना है, यही सोल्यूशन है। PIP डाइट। 0 वोल्ट का मतलब क्या है? जब आपके पैर धरती से जुड़ जाते हैं उस वक्त आपका वोल्टेज कोई टेस्ट करेगा तो 0 है, और ऐसा 1 घंटा करना है रोज। नीम का मैंने डोज बता ही दिया, हर 10 kg वेट में 1 ग्राम। किसी का 50 kg वेट है तो कितना ग्राम होगा? 1 चम्मच 5 ग्राम, इतना रोज लेना है। प्रोबायोटिक ड्रिंक, वो इस किताब में रेसिपी है ही, खूब सारी रेसिपी है, वो देख लीजिए। और कोकोनट फैट, तो ये करना है, उसे अवॉइड करना है। यू कैन डू इट, तो आपके सामने जो रिजल्ट्स हैं वो ऐसे ही रिजल्ट आते हैं। खैर, आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके हमारे चीफ गेस्ट दुष्यंत जी प्लीज आए और 2 शब्द बोल के थोड़ा सा अपना राय रखें, और फिर कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे हम। इसके बाद क्लाइमेक्स पे जाएंगे। चाहिए भारत माता की। देखिएगा, तो राय चौधरी जी बता रहे थे, उन सब दवाइयों में कहीं ना कहीं धरती माता से उपलब्ध होने वाली चीजें थी। ये भारत माता की जय भी उतनी ताकत से बोल रही। भारत माता के वंदे वंदे भारत माता के। आज इस ऑटिज्म पर विशेषकर जो वर्कशॉप तो राय चौधरी जी अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, मेरे मित्र आचार्य मनीष जी भी हमारे मध्य में है। मेरी कुछ भ्रांतियां थी जो आज यहाँ बैठकर दूर हुई। सबसे बड़ा तो था कि भाई जल्दी इलाज कराना है तो एलोपैथी में जाना है, वहाँ जल्दी इलाज हो जाता है। आपका इलाज बहुत लंबा है, इंतजार नहीं होता इतना लंबा। लेकिन आज मैं ये ज्ञान तो लेकर जा रहा हूँ कि एलोपैथी से कहीं ज्यादा जल्दी और अच्छा इलाज कुछ है तो आपका इलाज। आपका इलाज वहां शुरू होता है जब डॉक्टर कह देता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। मैंने अभी एक पेशेंट से मिलने गया घर पर, कि मृत्यु हो गई थी तो परिवार से मिलके आया। परिवार ने कहा कि जी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और ये कहा था कि आप ये इंजेक्शन भी क्यों लगवा रहे हो, 40,000 का इंजेक्शन है, क्यों खराब कर रहे हो। मैं सोच रहा था जिसके परिवार से जाता है, जिसके घर से जाता है, जिसका मित्र होता है, जिसका बेटा होता है, पिता होता है, उसके दिल पे कब क्या बीतती है जब डॉक्टर ये कह दे कि अब इसका अंतिम समय। लेकिन मुझे लगता है कि आपका इलाज उसके बाद शुरू होता है जब कोई कह देता है कि अंतिम समय। इस प्रकार से आप जो डॉक्टर नहीं करता
डॉक्टर समझाता नहीं है, बताता नहीं है कि बीमारी कैसे आई है और इसका कैसे समय से इलाज हो सकता है और आप जिंदा रह सकते हैं। लेकिन आपके द्वारा जिस प्रकार से राय चौधरी जी एक्सप्लेन कर रहे थे, मुझे लगता है एक विश्वास पेशेंट के अंदर पैदा करना, उसमें अपनत्व जोड़ना और उसको ये विश्वास कराना कि बीमारी कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, इसका इलाज हो सकता है। मैं मान के चलता हूं भगवान जीवन देता है, लेकिन जीवन का अंतिम क्षण जो होता है, हमारी ये इलाज पद्धति है कहीं ना कहीं उसको पूरा करें। पृथ्वी से पैदा हुए, मट्टी से पैदा हो, मट्टी में जाना है, तो इलाज भी मट्टी से पैदा हुई चीजों के द्वारा ही हो सकता है। जो आपने विश्वास पैदा किया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं मान के चलता हूं जो कुछ नहीं कर सकते इसके बीच में, कोई मदद नहीं कर सकते, कम से कम इस पद्धति का प्रचार प्रसार दोस्तों में, मित्रों में, शाम को चाय पे बैठते हुए कहीं भी आप करेंगे तो उन लोगों को बहुत लाभ होगा जो अपने जिनकी जीने की इच्छा शक्ति मर चुकी है। तो हम इसी प्रकार से प्रचारक के रूप में और ऐसी भावनाओं को कि हमें जीवन में किसी के लिए कुछ करना चाहिए, जब कुछ नहीं कर सकते तो इसके बारे में चर्चा जरूर करनी चाहिए। तो राय चौधरी जी, आई आचार्य मनीष जी कर रहे हैं, मैं इनके मनीष जी के मेरठ वाले हॉस्पिटल में 3-4 दिन रह के आया, देख के आया, पेशेंटों से भी मिला। आप किसी पेशेंट से मिलो, आप क्या उसका दिल और दिमाग होता है, पैसे की इच्छा मर जाती है, पैसा लुटाने के लिए तैयार रहता है, जीवन चाहता है, और वहां पर आप हजारों लोगों को बिना पैसा खर्च के आप जीवन दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कार्य देव तुल्य कार्य है, भगवान तुल्य कार्य है। आज के दिन आपको शुभकामनाएं भी देता हूं। आप इसी प्रकार से ये कार्य को आगे गति देते रहें और जो मेरी लायक सेवा होगी मुझे बताएंगे तो मैं भी उसको करने के लिए तैयार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपकी कोई बातचीत हुई थी उनसे? हाँ, वो थोड़ा सा आप अपने शब्दों में बताइए किस तरह से आप हमसे जुड़े। जैसे वो तीनों भाई तो गाने से जुड़े, ये कैसे जुड़े? जी नमस्ते सर। नमस्ते मैम, आप सभी को भी नमस्ते। हम लोग असम से पाठशाला से हैं। तो मेरा बेटे को ऑटिज्म डायग्नोज हुआ अभी 3 महीने पहले। वो क्या हुआ कि मेरा बेटा बहुत भाग दौड़ करता रहता था। तब मेरे बेटे को डॉक्टर हिमांशु सर ने देख लिया। फिर इसके बाद मेरे पति के फ्रेंड को बोल के सर से हम लोग मिले। फिर मिलने के बाद सर ने हमें डॉक्टर ब्यासी सर के बारे में बताया। फिर इसके बाद हमने सर का जो वीडियो है YouTube में सर्च करके देखा। फिर देखने के बाद हम लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया। फिर इसके बाद हम प्रोटोकॉल में आए और कैन प्रोटोकॉल का सारा प्रोटोकॉल मतलब हमने फॉलो किया। अभी किस तरह के इम्प्रूवमेंट आप देख रहे हैं? जी अभी क्या पहले था और अभी का थोड़ा सा? जी पहले मेरा बच्चा भाग दौड़ बहुत करता था, लेकिन हमें पता नहीं था कि उसको ऑटिज्म है या स्पीच डिले का ये प्रॉब्लम होता है। तो हमें लगा कि बच्चा देर से भी बोलेगा, लेकिन ये सर हिमांशु सर ने जब बोला ये बच्चा जितना देर होगा उतना ज्यादा होता जाएगा। फिर इसीलिए हमने सर के जो प्रोटोकॉल फॉलो करके सर लोगों ने 10 डेज का चैलेंज दिया था कि 10 डेज ये चैलेंज अब मैंने सर का एक्सेप्ट किया। फिर एक्सेप्ट करने के बाद देखा कि 7 दिन में ही रिजल्ट देखना शुरू हो गया। बच्चे में हाइपर एक्टिविटी कम हो गया और वो थोड़ा शांत बैठने लगा। फिर अभी तो वो ठीक ही है और जो हम लोग कमांड देते हैं वो फॉलो करते हैं। और हम जो
उसको सिखाते हैं, वो अभी बोलने लगा है और क्वेश्चन करने लगा है, ये क्या है, ये क्या है। फिर इसको याद करके हमें बताते हैं, ये कार है, ये काव है, ऐसा अब बताने लगा है। ये सार की प्रोटोकॉल 3 महीने के रिजल्ट है हमारे पास। और जब बच्चा बोलता है ना, इतना खुशी मिलता है कि एक सब मानो हजारों करोड़ों का है ऐसा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। सर और मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। सर के लिए हम लोग असम का बिहुआन लाए हैं और मैम के लिए आ जाएगा व्हाट्सएप पे। प्लस वाले अरे आपका तो ये इसके ब्रेन का हिस्सा डैमेज हुआ है। इसे जब भी ठीक पड़ता था ना, तो शुरू से इसको पहले से इसका मतलब जो प्रोग्रेस हुआ है वो रुक जाता था और बाद में इसको करना पड़ता था। लेकिन सर से जब बात हुई, मैंने सर को भी यही सवाल पूछा था कि सर ऐसा कुछ हो सकता है कि बच्चे का ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज है, अगर ऐसा है तो बच्चा जिंदा भी नहीं रहे। लेकिन सर का वीडियो भी देखा था उस टाइम पे हमने कि जो इंसान मतलब हमारा जो गट माइक्रोब है वो हमारा सेकंड ब्रेन है। तो हमने सोचा कि सर बोलते हैं वो सही है, जब हमारा सेकंड ब्रेन ठीक हो जाएगा तो फर्स्ट ब्रेन भी अपने आप काम करेगा। और मैंने सर से जुड़ने के लिए मुझे तब पता नहीं चल रहा था, शायद मैंने वंशिता मैम से बात की थी फोन पे क्या, और सर का 23 जुलाई का प्रोग्राम भी पूरा देखा था मैंने। लेकिन ये ADHD और ऑटिज्म ऐसा तो मुस्तफा को किसी डॉक्टर ने डायग्नोस नहीं करा था। लेकिन सर और मैम के जो वीडियो थे, वो वीडियो देखने के बाद पता चला कि इसमें जो लक्षण है वो दोनों के भी। तो मुझे तो लगता नहीं था कि इस प्रोग्राम में मुझे एंटर कराया जाए, इसलिए मैं कंटिन्यू वंशिता मैम से या फिर जो हेल्पलाइन है हमारी BRC डॉक्टर की, वहाँ पे कॉल करती थी, मेरे बच्चे का प्रॉब्लम बताती थी। तो उन लोगों ने फिर वो जो सर ने 23 जुलाई को ऐलान किया था ऑटिज्म एंड ADHD फ्री इंडिया का जो वो प्रोग्राम चालू कर रहे हैं, तो तभी से फिर जाके कॉल करके उसमें एंटर हो गया। और ये मेरा भाई है बड़ा, ये मेरा बड़ा भाई है, ये सर को 2018 से फॉलो करता है। जब एलोपैथी में सब पूरी तरह से मतलब हम हार चुके थे, उसको 7-7 8-8 दवाई देते थे हम लोग। और मैं खुद 6 साल मेडिकल फील्ड से बिलोंग करती हूँ, मुझे सब पता ये डिसीजेस क्या है, इस पे दवाई क्या चलती है। तभी भी मैं मतलब एफर्टलेस हो गई थी। तब जाके मैं फिर वो यूट्यूब पर गूगल पर सर्च करती थी कि फिट्स के बारे में कुछ पता चले या कुछ हो। जब ये बात मेरे भाई को पता चली तो उसने मुझे बताया कि डॉक्टर BRC सर के वीडियो आप देख लो, आपको उसमें शायद कुछ मिलेगा। जब मैंने सर के वीडियोस देखना शुरू किया तब जाके फिर थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ गई और आज ये बच्चा मेरा आपके सामने। तो ये सब कुछ है ये नमिता मैम और BRC सर के वजह से। मैं सब इतना ही बोलना चाहूंगी कि बीमारी किसी भी तरह की हो तो घर पर बैठ के ठीक हो सकती है। ये सर का जो टैगलाइन है, बड़े से बड़ी बीमारी सामने है, स्कूल जाता है और ऊपर वाले की आशीर्वाद है। और अभी डॉक्टर BRC क्लिनिक में हम लोग जो आज फॉलो कर रहे हैं उसका ये रिजल्ट है।
बच्चा टोटली इंडिपेंडेंट है। दिल्ली के नंबर 1 स्कूल बसंत वैली में ये पढ़ता है और टोटली इंडिपेंडेंट है। इसी के बाद हमारे साथ ऊपर वाले का कोई खेल है, क्या है, जो भी है हम उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे को जैसे जैसे डॉक्टर्स ने गाइड किया कि आपको उसके लिए भाई या बहन का सोचना चाहिए, और वो एक मानव जीवन है तो उसको ध्यान में रखते हुए कि इसका ध्यान कौन रखेगा, इसके लिए कोई होना चाहिए, ये सोच के साथ हम आगे बढ़े। और हमें गाइड किया गया था कि इसके बर्थ से पहले बहुत सारे टेस्ट बताए गए, स्पेशली जो बेटे के लिए, सार्थक के लिए, कि जेनेटिक डिपार्टमेंट में टेस्ट होगा, उसमें आपको कंफर्म कर दिया जाएगा कि अगर वो पॉजिटिव निकला तो आप उसको अवॉइड करेंगे, अगर नेगेटिव आया तो बच्चा बिल्कुल ठीक होगा। ये परिस्थिति थी। इस परिस्थिति के साथ हम आगे बढ़े। वो टेस्ट हुआ और टेस्ट के बाद ये आया कि जी सब कुछ नॉर्मल है। वो सब होने के बाद सार्थक का बर्थ हुआ। बर्थ होने तक सब कुछ ठीक था। बर्थ के 1 से 1.5 साल तक सब कुछ बढ़िया था, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। जैसे ही कोविड शुरू हुआ और इसका वैक्सीनेशन जो भी चल रहा था वो चालू होते होते एक जीवन में फिर एक नया मोड़ आया। धीरे धीरे हमें बताया गया कि सार्थक ऑटिज्म में उसके सिम्टम्स आ चुके हैं। अब वो ऑटिज्म क्या होता है वो भी हमारे लिए एक नई बात थी, जो कि एक्सेप्ट करना बीइंग अ पेरेंट्स, क्योंकि ऑलरेडी एक बेटे के साथ एक प्रॉब्लम थी, फिर दूसरे चाइल्ड के साथ ये प्रॉब्लम आई, तो वो एक बहुत बड़ा लाइफ में चैलेंज था। समहाउ ऊपर वाला हमें शक्ति दे रहा है, ऊपर वाले की कृपा है जो कि हम जुड़ते जा रहे हैं अपने आप। आज सार्थक के केस को लेके मैं बताऊंगा कि वो बहुत माइल्ड उसमें था कि ऑटिज्म का था। हमें बाद में रियलाइज हुआ कि आई कांटेक्ट होता है या स्पीच होती है, ये चीजें डिले होती है। ये सब चीजों की नॉर्मल पेरेंट्स को कोई जानकारी नहीं होती, कोई आइडिया नहीं होता, लेकिन हमको बीइंग अ पेरेंट्स ये सब चीजों का अनुभव हुआ और हम लोग कर रहे हैं। जितने भी थेरेपी जो होती हैं, एक से दूसरा थेरेपी, दूसरे से तीसरा, एक प्रॉपर चेन चलती है। और पेरेंट्स के लिए तो डे 1 से आपके पास जो आपका धन है, जो आपका सामर्थ्य है, आपको सब लगाना है, लेकिन रिजल्ट कितना आएगा ये परमात्मा पे छोड़ दीजिए। हम उसको नहीं कह सकते कि क्या एलोपैथी क्या करने वाला, उस बात पे मैं ज्यादा कमेंट नहीं करता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, जिस दिन से हमने ये कैन प्रोटोकॉल स्टार्ट किया उस दिन से और आज का दिन है, आज मॉर्निंग में 5 o'clock हम दोनों बच्चों के साथ, ठंड हो चुकी है, औंस बहुत ठंडी है, लेकिन मेरे दोनों बच्चे उस ठंड में चलते हैं, उनको 1% कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठंड हो रही है। इसी तरह से बड़े बेटे के साथ डाउन सिंड्रोम है, इसके फिजिकल बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इसकी नोज रेगुलर बहती रहती थी, आज ये इतनी ठंड में चलता है सुबह, और आज की नोज ऐसी है आपके सामने खड़ा है। इतनी देर में तो 4 या 5 टिश्यू यूज हो चुके। तो जो रिजल्ट कैन थेरेपी से या कैन प्रोटोकॉल से आया है वो एक्सट्रीमली ऐसे रिजल्ट हैं जिनका हम कभी एक्सपेक्टेशन। White eye card holders. Is there any white eye card holders here? आप आइए। Next we have green eye card holders. As I call out their name, please stand by the stage. I would start with Abhishek Kumar from UP.
अभिषेक कुमार राय, अजीत कुमार नागर फ्रॉम गाजियाबाद यूपी, आलोक कुमार अरे राम राम सत्य तो बोलो, बोलते हुए जाना है और आपका ये वीडियो विल सर्कुलेट। और हर तरह की वैक्सीन के अंतिम संस्कार के साथ हमारा पहला सत्र यहाँ पे शुरू होता है।